वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया जाएगा। यहाँ लिखा भी है क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्व 2024, जो अभी पर्चा खत्म हुआ है इंग्लिश का। तो क्लास 12th का इंटरमीडिएट का जो इंग्लिश का पेपर आया था वो आज आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। कैसे जो इसमें प्रश्न पत्र आए हैं, किस हिसाब से पेपर पूछे गए हैं, वो सबसे पहले आपको सॉल्व किया जाएगा। अब आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 पार्ट में डिवाइड था, ABCD 4 पार्ट में डिवाइड था। और सभी क्वेश्चन को करने क्या है, कंपलसरी है। सभी क्वेश्चन को करने क्या है, कंपलसरी इंडिकेटर इंस्ट्रक्शन था। और उसके सभी मार्क्स जो दिए गए थे वो सबके सामने क्या किए दिए गए थे। अब सबसे पहले सेक्शन में आपको वो पैसेज पूछा था, पैसेज से प्रश्न पूछे थे, कैसे पैसेज से आप प्रश्न करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आपसे प्रश्न पूछा था। तो सबसे पहले पैसेज को हमको समझना पड़ेगा, पैसेज क्या है। अब सबसे पहले पैसेज समझिए, अर्ली राइजिंग रीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो हम सुबह उठते हैं तो इससे हमको क्या होती है, हमारा हेल्थ सही रहता है और हैप्पीनेस जो है वो खुशहाली रहती है। द मैन हु राइज लेट, जो व्यक्ति लेट उठते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ डे, तो उनको जो है ये सब चीजें नहीं प्राप्त हो पाती हैं। वो हमेशा जो है क्या रहते हैं, इनसे कमी प्राप्त कर पाते हैं दिन में हर चीजें, हैप्पीनेस और हेल्थ नहीं उनको मिलती है। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट, कोई व्यक्ति जो लेट तक बेड पर सोया रहता है, इज कंपेयर्ड टू वर्क टिल लेटर हावर इन द इवनिंग, तो उसको बहुत सारी समस्याएं होती हैं और रात तक वो बहुत देर तक जगा रहता है, इसलिए वो सुबह देर तक सोया रहता है। ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज विच इज नो सो नेसेसरी, जब वो बेड पर जाता है तो शाम को एक्सरसाइज होती है वो नहीं करता है, जो कि बहुत ही क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तभी ये समस्या आती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट, सभी प्रयास करने के बावजूद, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड ए रिजल्ट, सभी प्रयास करने के बाद जो उसका काम है वो रिजल्ट है जो काम का उसका वैसा नहीं मिलता है जैसा उसको मिलना चाहिए। एज दैट ऑफ देयर अर्लियर राइजर, जैसा कि एक जल्दी उठने वाला व्यक्ति को जो हेल्थ मिलती है उस हिसाब से उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है जो लेट से उठते हैं। द रीजन फॉर दिस इज दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग आवर ऑफ द मॉर्निंग, ऐसा इसलिए होता है कि जो सुबह की रिफ्रेश होती है हवा, उस हवा को वो जो है प्राप्त नहीं कर पाता है, उसका जो है वो महत्व नहीं समझ पाता है, उसको ले नहीं पाता है। सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं, द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, कुछ लोग कहते हैं कि जो रात में जो मिडनाइट होती है, जो मध्य रात्रि होती है, वो उनके काम करने का सबसे अच्छा समय होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स है, बहुत सारे जो है थिंकर्स हैं, वो महान थिंकर्स हैं, वो कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, जो महान थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि जब तक जो रात में जो है वो रोशनी जलाते हैं, उसी रोशनी जलाने के बाद ही वो चीज़ को क्या करते हैं, राइट कर पाते हैं, दिन में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। इट इज ट्रू टू से दैट few men have a clear brain at midnight, यह कुछ हद तक ठीक भी है कि जो कुछ लोगों का दिमाग जो है रात में क्या होता है, बिल्कुल जो है वो क्लियर होता है। when the body needs rest and sleep, जब जो है बॉडी जो है वो आपको सोने के लिए और रेस्ट करने के लिए जो है कहती है। those who work at that time soon ruin their health, और शांति तो रहती है, क्लियर दिमाग मिडनाइट रहता है, लेकिन उस समय आपकी शरीर जो क्या कहती है, आपको रेस्ट करने के लिए कहती है। और अगर आप उस समय भी काम करते रहते हैं मिडनाइट में भी और रेस्ट नहीं करते हैं तो उनका जो है सून रूइन विद देयर हेल्थ, तो उनका स्वास्थ्य जो है वो जल्दी क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, और जब हेल्थ खराब हो गया तो उनके इसी हेल्थ का जो है उनका नुकसान भी जो है उनको क्या होता है, उठाना पड़ता है, और उनको क्वालिटी ऑफ देयर वर्क बैड इफेक्ट पड़ता है, जो उनके काम का तरीका होता है, जो काम की गुणवत्ता होती है, उस पर इसका क्या होता है, गलत असर पड़ता है। ये आपको जो है पैसेज दिया था, पैसेज से सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल था, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, तो इसमें आप आंसर दिया था, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बोला है कि अर्ली राइजिंग जो होती है वो व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, अर्ली राइजिंग देर सोने के अपेक्षा क्यों जो है वो अच्छी है। तो इसमें आंसर दिया है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो अर्ली राइजिंग होती है जो सुबह जल्दी उठते हैं उससे हमको क्या होता है, हेल्थ हमारा सही रहता है और हमको खुशहाली रहती है। द मैन हु राइज लेट, जो लोग लेट उठते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ डे, तो उनको ये सब चीजें जो है वो नहीं प्राप्त हो पाती हैं। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट, एक ऐसा व्यक्ति जो रात में देर तक सोता है, इज कंप्लीट द वर्क टिल द लेट हावर इन द इवनिंग, वो जो है शाम को जो है देर तक क्या करता है, काम करता है, इसलिए जो उनको ये समस्याएं आती हैं, इसलिए जो हमको लेट तक क्या होना चाहिए, नहीं सोना चाहिए और जल्दी सुबह उठना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट ऑयल,
बोल रहा है कि जो कुछ लोग हैं जो रात में क्यों जो है ऑयल जला के काम करते हैं, तो इसमें लिखा है कि इसका बताया है कि इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जो रात में जो है उनका दिमाग क्या होता है, क्लियर होता है, साफ होता है। और व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, जब उनको जो है इस चीज़ की जरूरत होती है सोने की, तो उस समय उनका मानना होता है वो मिडनाइट लैंप जला के इसलिए काम करते हैं क्योंकि जो उनका दिमाग होता है रात में वो क्या होता है, साफ होता है, साफ काम करता है। इसमें जो पैरा में दिया है इसका आंसर। अगला दिया है थर्ड और सी है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। बोल रहा है कि जो रात में काम करने का क्या जो है वो डिसएडवांटेज है। तो रात में काम करने का आपको डिसएडवांटेज ये पूछ रहा है। एडवांटेज जो है वो क्या है, रात में काम करने की जो हेल्थ होती है वो उनका खराब हो सकता है। वो बॉडी रेस्ट जैसे जब रेस्ट की जरूरत होती है उसी समय वो काम करते हैं, जिससे जो है उनका जो है वो हेल्थ खराब होता है। वो लेट में सुबह उठते हैं, जिससे वो जो है दैनिक दिनचर्या, एक्सरसाइज ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक रात में देर में सोएंगे तो सुबह जो है जल्दी वो उठ नहीं सकते हैं। इसलिए ये सब सारी जो है क्या है डिसएडवांटेज है। उनका शरीर जो है वो काम नहीं करता है, उनके शरीर में जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं ऐसा करने से। तो ये जो है रिफ्रेशिंग आवर्स मॉर्निंग लिखा है कि द रीजन ऑफ फॉर दिस ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग आवर फॉर द मॉर्निंग। जब वो लेट में सोते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। जब सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो लिखा है कि द रीजन फॉर दैट, इसलिए ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग आवर ऑफ द मॉर्निंग। और सुबह की जो है वो ताजी हवा भी नहीं ग्रहण कर पाते हैं। ये जो है क्या होता है, डिसएडवांटेज है रात में काम करने का। डी दिया है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर एंड मिडनाइट आवर। ये दिया है द मिडनाइट आवर और पॉसिबल क्या दिया है, हावर्स और मिडनाइट हावर्स का बात कर रहा है। तो वही मिडनाइट मतलब रात में जो हावर्स होते हैं, जो रात में होते हैं मिडनाइट हावर्स होते हैं, उसमें जो है क्या होता है एडवांटेज हमको नहीं मिल पाता है, बहुत सारी समस्याएं। रिफ्रेशिंग वही बोल रहा है, रिफ्रेशिंग जो है वो चीज़ें हमको नहीं प्राप्त हो पाती हैं, हावर्स जो नहीं प्राप्त हो पाते हैं। मिडनाइट में जो है सब लोग तो कुछ लोग कहते हैं कि मिडनाइट जो है उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें वो क्या होता है दिमाग उनका शांत रहता है, सही रहते हैं। ये सब सारी समस्याएं, सब चीज़ें जो है क्या कहती है बताई गई हैं। और बोला गया है कि बोल रहा था कि डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज था कि दो जो वर्क एट द टाइम, जब लोग रात में काम करते हैं तो सून रूइन देयर हेल्थ, जल्दी उनका जो स्वास्थ्य क्या होता है डाउन हो जाता है। बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैड बैड इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी ऑफ देयर वर्क। और जब उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो उनका काम है उस पर भी क्या होता है प्रभाव पड़ता है। इसी वाला था मिडनाइट में जो हम काम करते हैं उसका क्या प्रभाव होता है, डी का मैंने बताई दिया। अब अगला दिया है ई, उसी में है पैरा में लिखा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू नॉइजी। बोला है कि जो नॉइजी शब्द है, नॉइजी मतलब शोरगुल होता है, नॉइजी शब्द का आपको अपोजिट वर्ड इस पैसेज में क्या दिया, तो इसका इस पैसेज में दिया है क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है शांत, मतलब नॉइजी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा क्वाइट। दूसरा दिया है व्हाट डू यू मीन बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल। बोल रहा है कि बर्निंग मिडनाइट ऑयल से आप क्या समझते हैं, पैसेज में दिया है, जिसका मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट। इसका मतलब होता है कि बहुत देर तक काम करना या बहुत देर तक रात में क्या करना, काम करना, वर्क करना। इसका बर्निंग मिडनाइट ऑयल का क्या होता है, मतलब होता है कि रात में बहुत देर तक काम करना। थर्ड दिया उसी में व्हाट इज द सिनोनिमस ऑफ रूइन। बोल रहा है कि रूइन का सिनोनिमस क्या है, रूइन मतलब होता है बर्बाद होना, उसका पर्यायवाची पूछ रहा है। तो रूइन का सिनोनिमस हो जाएगा वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है खराब या बर्बाद होना। अब अगला देखिए दिया, ये पैसेज आपका इस तरह से इसका क्या होता है आंसर आपको देना था। अब अगला देखिए दिया सेक्शन बी में राइटिंग है, उसमें पहला प्रश्न दिया है राइट एन आर्टिकल वन एनी वन फॉर द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 100 वर्ड। 100 से 150 वर्ड में जो है आपको 3 ठो टॉपिक दिया, उस टॉपिक पर आपको क्या करना था, आर्टिकल राइटिंग लिखना था। उसमें पहला था इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एंड स्कूल। बोला पहली राइटिंग था आर्टिकल राइटिंग की जो स्कूल में गेम्स आयोजित किए जाते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऑनलाइन क्लासेस से हमारे जीवन में क्या प्रभाव, क्या अच्छा है क्या बुरा है। यूजफुल फॉर गुड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हमारे लिए क्यों उपयोगी है, वो क्यों हमारे लिए कारगर साबित होती जानते हैं। लाइब्रेरी में जो है तमाम चीज़ें जो है उपयोग में लाई जाती हैं, चीज़ें पढ़ने का सामग्री अच्छे प्रोवाइड होते हैं, हमको तैयारी करने में चीज़ें अच्छी होती हैं, ये सब चीज़ें आप लिख सकते थे। ऑनलाइन
ऑनलाइन क्लासेज होता है वो जो है ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कहीं भी कोई भी चीज़ हम पढ़ सकते हैं और ये हमारे लिए जो है अच्छी चीज़ है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए जो ये प्रॉब्लम वाली भी चीज़ है, क्योंकि इनको डाटा और सब चीज़ों के लिए पैसा एकत्रित नहीं हो पाता है। इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट है, स्कूल में जो है गेम्स और स्पोर्ट का आयोजन क्यों किया जाता है, तो गेम्स और स्पोर्ट का आयोजन किस लिए किया जाता है, क्योंकि जो है मेरा स्वास्थ्य, हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो है वो मेंटली तौर पे क्या हो ठीक हो, जिससे वो पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे और जो मान लीजिए खेलकूद में जाना चाहते हैं बच्चे, उनका जो है प्रतिभा निखर के सामने आवे। ये सब चीज़ जो है वो क्या होते हैं, उसके लाभ होते हैं। इस तरह से आपको 100 वर्ड में बना के क्या करना था, इसको लिखना था। अब थर्ड दिया है, राइट ए लेटर टू एडिटर एंड डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन प्रॉब्लम ऑन फ्लड इन योर टाउन आर विलेज। अब बोल रहा है कि एडिटर है, अखबार के जो एडिटर है, संपादक है, उनको लिखना है कि आपके गांव में जो है या टाउन में जो है क्या ये बाढ़ आई है और बाढ़ से निपटने के लिए जो है प्रॉब्लम हो रही है, हमको सिचुएशन से निपटने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको जो है बताना था एडिटर को कि हमको हमारी मदद करें, जिससे बाढ़ को जो है बाढ़ से हम बच सकें, जो हमारे लिए उसके प्रबंध हो सकते हैं वो आप करें। इस तरह से उसमें जो है क्या करना था, एडिटर को पत्र लिखना था, ये सब बताते हुए कि बाढ़ की समस्या हमारे यहाँ गाँव में आई है, उससे बाढ़ से निपटने के लिए हमको उपयुक्त सामग्री साधन नहीं मिल पा रहे हैं, खाने की भी समस्या है, तो उसे जो है हमको अपने एडिटर में, अपने रिपोर्ट में इसको प्रकाशित करके इस समस्या से निदान दिलाने के लिए आप जो है काम करें। और आर करके दिया था उसमें, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर इंप्रूवमेंट सेवरल लेबोरेटरी इन योर ए कॉलेज। अब अगला उसी का था टॉपिक, या तो एक और करना था या ये करना था। जो आपको पैरा दिया था, जो क्या नाम है कि रीडिंग आप किए थे, पैसेज किए थे, वो आपका प्रश्न जो है 15 नंबर का था। 15 नंबर का आपको जो है पैरा आया था और ये इंपॉर्टेंस ऑफ गेम का जो बताया वो 10 नंबर का था। तो 10 नंबर का ये और 15 नंबर का ये पैरा और 10 नंबर का ही। और ये एडिटर का जो न्यूज़पेपर लिखना था ये भी 10 नंबर का है कि अब बाढ़ आई है, उससे प्रबंध, हम बाढ़ से समस्या बहुत ज़्यादा है तो उसके प्रबंधन के लिए क्या समुचित उपाय हो सकते हैं। और एक अगला उसमें दिया आर करके दिया है, या तो मैंने वो लिखते हैं ये राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिखना था टू इम्प्रूव ऑफ द सेवरल लेबोरेटरी इन योर कॉलेज, कि आपके कॉलेज में जो है वो लेबोरेटरीज की इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, लेबोरेटरी अब ठीक नहीं है कॉलेज में, तो प्रिंसिपल को लेटर लिखना था कि कॉलेज में लेबोरेटरी को आप सही करें और सही करवा के जो है हमारी लेबोरेटरी को सही करवाएं, जिससे हम जो है प्रयोग करने में हमको क्या मदद मिले। तो ये सब प्रिंसिपल को आप लेटर लिख सकते थे, उसके बोल सकते थे यूटेंसिल सही नहीं है और भी सारी चीज़ें जो लेबोरेटरी से रिलेटेड हैं, उसमें जो है वो केमिकल्स नहीं है, जो भी चीज़ें उसमें आप क्या करते थे, लगा के लिख सकते थे। और जैसा कि जानते हैं लिखने के लिए टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट क्या है वही जो है इंप्रूवमेंट ऑफ सेवरल लेबोरेटरी इन कॉलेज, फिर सर करके अपनी बात को लिख के और XYZ करके ऊपर क्या करना था, लिखना था। ये जो सा सेक्शन बी था। अब अगला है सेक्शन सी। सेक्शन सी के प्रश्न ग्रामर से रिलेटेड हैं, ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न आए थे। उसमें 10 नंबर का एक क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन से 2 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन ये आए थे। अब उसमें सबसे पहले दिया है वन शुड टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। उसमें दिया है कि एक व्यक्ति जो हर चीज का ब्राइट चीज देखता है, हर चीज में ब्राइट अच्छा चीज देखता है, या बोल सकते हैं पॉजिटिव चीज देखता है, उसको क्या क्या बोलते हैं। उसमें पहला ऑप्शन था ब्राइटनर, दूसरा दिया था ब्राइटन, तीसरा दिया था ऑप्टिमिस्ट और चौथा दिया था पेस्टिमिस्ट। तो उसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को जो है ब्राइटर वे मिले, या उसको हर चीज जो एक ब्राइट चीज, अच्छी चीज दिखे, उज्जवल चीज दिखे, उसको क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। तो इसमें जो है थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला देखिए दिया है द फ्रेज पिक्स होल्स इन। पिक होल्स इन फ्रेज का मतलब क्या था। उसमें पहला ऑप्शन दिया था इन इंसल्ट समवन, किसी दूसरे की इंसल्ट करना। दूसरा दिया था टू अटैक समवन, किसी दूसरे पर हमला करना। तीसरा दिया था टू पंक्चर और चौथा दिया था टू फाइंड फॉल्ट विथ, किसी दूसरे के साथ जो है क्या करना, गलती बनाना। तो पिक होल्स इन का मतलब होता है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, इन फाइंड फॉल्ट विथ। अब अगला दिया था, ये जो फ्रेज से प्रश्न था, अब अगला दिया था द सिनोनिमस ऑफ इंडस्ट्रियस इज। इंडस्ट्रियस का सिनोनिमस क्या होगा, तो हार्ड वर्किंग होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया था, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल, हार्ड वर्किंग, फैक्ट्री। इसमें तो है थर्ड ऑप्शन क्या था आपका, सही था, हार्ड वर्किंग। मतलब लेबोरियस का, इंडस्ट्रियस का क्या होता है, हार्ड वर्किंग, जो आप कठिन कार्य करते हैं, हार्ड वर्किंग व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियस बोलते हैं। इसका क्या है, सिनोनिमस है। अब अगला देखिए दिया है दिस कॉलेज इज द बेस्ट in all colleges, which word in the sentence in an error।
बोल रहा है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस में एरर है। दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज, इसमें 4 ऑप्शन दिया था, दिस, द, इन, ऑल। अब जो पूछा है कि एरर कौन है, तो एरर इसमें हो जाएगा इन के जगह पर किसका प्रयोग होगा, इन जो है क्या है उसमें एरर है, आप मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका होगा दिस कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन ऑल कॉलेज, सभी कॉलेजों में ये कॉलेज सबसे क्या है, अच्छा कॉलेज है। तो इसके लिए जो है वहां पर इन क्या हो जाएगा, उसमें एरर था, थर्ड जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए दिया है द एंटानिमस ऑफ सक्सेस इज, बोल रहा है कि सक्सेस का एंटानिमस क्या होता है, सक्सेस का एंटानिमस क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया था, फेल, दूसरा था फेल्ड, तीसरा था फेल्योर, चौथा था पास। तो इसमें जो फेल्योर क्या हो जाएगा, सक्सेस का क्या होता है, फेल्योर, थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न दिया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब 2 दिया था नरेशन, दोनों में से कोई एक करना था, तो मैं भी एक कर रहा हूं। उसमें दिया है सेकंड वाला दिया है, आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। अब आई सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ इन्वर्टेड कामा बंद। इसका जब आप बनाएंगे तो आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट देन, मतलब प्लीज लगा है तो प्लीज का जब जैसा कि जानते हैं आप इनडायरेक्ट स्पीच जब चेंज करते क्या होता है, रिक्वेस्टेड होता है, रिक्वेस्टेड, और जब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो टू से क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी जस्ट, और नाउ तो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। ये आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना था। अब अगला देखिए दिया था, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एट डायरेक्टेड, कंबाइन एनी वन मतलब एक सेंटेंस दिया था, सेंटेंस के ब्रैकेट में क्या था उसी हिसाब से आपको चेंज करना है। सेंटेंस था द एनिमी सरेंडर्ड फुल स्टॉप द बैटल वाज वन, इसको किसमें चेंज करना था, सिंपल सेंटेंस में। तो इसका जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे द एनिमी सरेंडर एंड द बैटल वाज वन। जैसे ही जो है एनिमी जो है क्या हुआ, सरेंडर किया, हम लोग क्या, द बैटल वाज वन, युद्ध क्या हुआ, जीत लिया गया था। और उसमें एक ये सिंपल था, आप कॉम्प्लेक्स का एक सेंटेंस बनाना है, इट इज डन इट कैन नॉट बी अनडन, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना था, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करना था। इसका होगा दिस कैन नॉट बी अनडन बिकॉज इट इज डन, इसमें जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हुआ, चेंज हो गया। अब अगला देखिए दिया था, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ट्रांसफॉर्म करना था, एनी वन करना था, उसको 2 नंबर का प्रश्न था, 2 तो मैं दोनों किया हूं। पहला है डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस चेंज करना था, तब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, कहेंगे वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे। अब जैसा कि जानते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। अब उसी में एक दूसरा प्रश्न है, करना हालांकि एक ही है लेकिन मैंने दोनों आपको चेंज कर दिया है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, उसको किसमें चेंज करना था, कंपैरेटिव डिग्री में। तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल हो जाएगा, इसको कंपैरेटिव में चेंज करना क्या हो जाएगा, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब जैसा कि जानते हैं कि मच मोर, मोर क्या कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसको मोर यूजफुल हमने करके क्या किया, उसको चेंज कर दिया, मतलब ये किसमें चेंज हो जाएगा, इन कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। अब अगला देखिए दिया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस दिए, दोनों में से कोई एक आपको करना था। तो मैंने पहला क्वेश्चन किया है, उसमें लिखा है पुअर आर हानेस्ट, लिखा है पुअर आर हानेस्ट, पुअर इज आर हानेस्ट, पुअर आर हानेस्ट दिया है, उसको चेंज करना था। तो लिखेंगे उसको, जब उसको सही करेंगे, करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ही इज हानेस्ट, लेकिन वो क्या है, हानेस्ट है, यद्यपि दो ही इज पुअर, फिर कामा लगाएंगे, लिखेंगे ही इज हानेस्ट, यद्यपि वो गरीब है लेकिन क्या है, वो हानेस्ट है, कामा लगा क्या करें, उसको पूरा कर देंगे, तो मतलब इसका करेक्ट हो जाएगा पुअर आर हानेस्ट का करेक्ट हो जाएगा दो ही इज पुअर कामा ही इज हानेस्ट, ये इसका हो जाएगा। अब अगला देखिए दिया है, उसी में था ई, पचवा का ई पार्ट ई है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ये होमोफोन्स का सेंटेंस, होमोफोन्स था, होमोफोन्स बताया कि मतलब जैसा कि आपको बोलने में लगे कि एक जैसा है लेकिन उसका मतलब क्या होता है, अलग होता है। उसमें पहला दिया था एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दिया था, पहले में एक्सेप्ट था और एक्सेप्ट था। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट मतलब होता है बोल सकते हैं एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्ट था, एक्सपेक्ट मतलब आशा बोल सकते हैं। तो एक्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे, कैसे बनाया, दे ऑफर्ड हिम द जॉब एंड ही एक्सेप्टेड इट। उसका जब सेंटेंस बनाया हमने तो कहा कि दे ऑफर्ड हिम द जॉब, उन्होंने जो है उनको ऑफर किया जॉब और उन्होंने उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया।
और एक एक्सेप्ट था, आशा वाला था, वी एक्सपेक्ट रेन टुमारो, हम जो है कल बारिश होने की आशा कर सकते हैं। तो एक्सपेक्ट का आशा होता है, एक्सेप्ट का स्वीकार करना होता है। उसी में सेकंड था वीक और वीक। तो एक वीक होता है WEAK, वीक मतलब होता है सप्ताह। एक वीक होता है WEEK, वीक मतलब होता है वो क्या नाम है WEE के वीक मतलब होता है सप्ताह, और WEA के वीक मतलब होता है कमजोर। तो वीक पहला था, मतलब सप्ताह वाला था। तो वीक का हुआ है देयर आर 7 डेज इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं उसकी स्पेलिंग वीक की होती है WEEK, और एक स्पेलिंग थी WEAK, वीक मतलब होता है दुर्बल। इसका हो जाएगा सी इज स्टिल वीक आफ्टर हिज इलनेस, बोला है कि वो जो है अपनी बीमारी के बाद अभी भी क्या है, वो जो है दुर्बल है। तो ये जो है वीक WEAK वीक था, उसका मतलब होता है दुर्बल, और WEE वीक मतलब होता है सप्ताह। दोनों का प्रयोग कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला देखिए दिया था ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। जो पैसेज दिया था उस पैसेज को आपको इंग्लिश में चेंज करना था। अब पैसेज क्या था वो आपको मैं समझाता हूं। लिखा था 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। तो इसका जब बनाएंगे 2 मेंस वे ट्रेवलिंग टुगेदर, 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, इसका बनाएंगे 2 मेंस वेयर ट्रेवलिंग टुगेदर। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। ऑन द वे दे हैपन टू स्टे एट एन इन, ऑन द वे दे हैपन टू स्टे एट एन इन। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की थैली मिली। ऑन ऑफ देम फाउंड ए बैग ऑफ मनी एट द डोर ऑफ द इन। दूसरे व्यक्ति ने कहा, द अदर मैन सेड, इन रुपयों को बराबर बांट लें, डिवाइड दीज मनीज इक्वली। पहले व्यक्ति ने कहा, द फर्स्ट पर्सन सेड, कामा है, थैली मुझे मिली है, आई हैव गॉट द बैग, अतः इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, सो यू हैव नो पार्ट इन इट। इस पर दोनों झगड़ने लगे। ऑन दिस बोथ ऑफ देम क्वेरल, या स्टार्टेड फाइटिंग हो सकता है, मतलब झगड़ा करने लगे। दोनों को झगड़ा करते देख, सीइंग बोथ ऑफ देम फाइटिंग, पुलिस वहां आ गई, पुलिस केम देयर एंड, और थैली वाले व्यक्ति को थाने ले गई। एंड पुलिस आ गई एंड टुक द पर्सन विद द बैग टू द पुलिस स्टेशन, जिसके पास थैली थी उस व्यक्ति को क्या किया, पुलिस ने स्टेशन लेके चली गई। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से, देन पुलिस स्टेशन ऑन दिस हिज फ्रेंड सेड, उसके साथी ने कहा, इफ आई डू नॉट हैव अ शेयर, चलने का निवेदन किया। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने साथ थाने चलने का निवेदन किया। देन द मैन, जब उसको पुलिस आ गई तो एक व्यक्ति को पकड़ी और उसने कहा कि अपने साथी से भी कहा कि आप भी हमारे साथ थाने चलें। तो देन द मैन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू एक्कम्पनी हिम टू द पुलिस स्टेशन। ये हो जाएगा इसका, थाने साथ चलने का निवेदन किया। इस पर उसके मित्र ने कहा, ऑन दिस हिज फ्रेंड सेड, यदि इस थैली में मेरा हिस्सा नहीं है, इफ आई डू नॉट हैव अ शेयर इन दिस बैग, तो मैं थाने क्यों चलूं, देन व्हाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन। इतना कहकर वो अपने नगर को चला गया। सेइंग दिस ही वेंट टू हिज सिटी। ये जो है आपको ट्रांसलेशन था, उसका हिंदी मैंने पढ़ा पहले, उसका फिर ट्रांसलेट करके आपको बता दिया कि किस तरह से इसका ट्रांसलेशन आपको क्या करना था, बनाना था। अब अगला देखिए प्रश्न दिया है, सेक्शन डी है, लिटरेचर से प्रश्न आया है आपको। लिटरेचर से कैसे प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, ये जो है लिटरेचर से प्रश्न आपको बताया जाएगा। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न है, लिटरेचर का ही प्रश्न है। सबसे पहला कि दिया है यहाँ पे, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मिस्टर हेमल ने जो लेसन था आपको, क्या नाम है, प्रोज का लेसन है, ये प्रोज का लेसन था। प्रोज के लेसन द रेट ट्रैप लेसन एक पढ़ाया था मैं आपको, उसी में से ये प्रश्न पूछा है कि व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इज इंपॉर्टेंस। मिस्टर हेमल ने लैंग्वेज जो जानते थे और जो है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहा। तो इसमें बताया गया है, ये लास्ट लेसन है, सॉरी लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन से थे ये प्रश्न है मिस्टर हेमल वाला।
तो क्या उन्होंने कहा, लिखा ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा, उसकी महत्ता को बताते हुए कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे क्या है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मॉडल लॉजिकल लैंग्वेज। बोला उन्होंने कि जो है क्या है, बिल्कुल क्लियर है और इसका जो लॉजिक है वो क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। ये उन्होंने जो है लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। अब उसी में से अगला आर करके दिया है, तो वो करना था या ए करना था, तो आर। अब दूसरा प्रश्न दिया है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टेल्स डगलस ट्रेन डगलस को इंस्ट्रक्टर ने डगलस को कैसे जो है वो ट्रेंड किया। तो ये आपको प्रश्न था। तो डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम, सो ही टुक द इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग। डगलस जो है वो तैरना चाहता था, तो तैरने के लिए जो है इंस्ट्रक्टर ने उसको स्विमिंग सिखाने की कोशिश किया और ले गया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड डगलस। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, जो डगलस के चारों तरफ उसने उसके कमर पर बोल सकते हैं वो बेल्ट बांध दिया। ए रोप वाज अटैच टू द बेल्ट, और एक उस बेल्ट को एक रोप से क्या किया, अटैच कर दिया। एंड वेंट थ्रू अ पुली देन रन आउट ओवरहेड केबल। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप। जो इंस्ट्रक्टर था वो रोप के सबसे अंतिम सिरे पर था। दिस वे ही इंश्योर दैट डगलस वुड नॉट ड्रॉन, जिससे वो ये इंश्योर हो सके कि डगलस जो है डूब नहीं सकता है। They went back at the fort. Within 3 months, the terror of water started to become less and less. और ऐसा करने से तीन महीने के अंदर जो उसका डर था पानी से, वो धीरे धीरे क्या हो सके, खत्म हो सके। Then he taught Douglas to scale in water. तब उसने बताया, और उसके बाद ऐसा करके उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने बताया कि आप जो है पानी के अंदर वो कैसे आप जो उसको सही कर सकते हैं। He also held him the edge of pool while Douglas kicked with his leg. और जो है वो क्या करने लगा, ही आल्सो हेल्ड हिम एज ऑफ पूल। वो जो है उसको पूल के किनारे पर ले गया। वाइल, जब तक डगलस किल विथ हिज लेग, जब तक डगलस अपने किक मत होता है मारना। दिस वे ही रिपीटेड ईच एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम। ऐसा और उसको पीछे से मार के उसमें फेंकता, ऐसा करके वो 100 बार जो है तमाम एक्सरसाइज किया। और बिकम, और ऐसा करके बार बार उसको सिखा के उसको क्या किया, परफेक्ट स्विमर जो है वो क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने बना दिया। देन द इंस्ट्रक्टर बिकम अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस। ये जो था आपको डगलस के बारे में इंस्ट्रक्टर ने कैसे उसको ट्रेंड किया, ये आपको बताया गया। अब अगला प्रश्न दिया है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड देयर। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण गांधी जी कैसे पहुंचे, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड देयर, और वहां पर उन्होंने क्या समस्याएं देखी। गांधी जी वेंट टू चंपारण टू फाइट द केस ऑफ पीजेंट। गांधी जी जो थे वो पीजेंट की जो समस्या, ये प्रश्न था, इसका उत्तर हो जाएगा कि गांधी जी जो थे वो वहां पर जो कृषकों की समस्या थी उसको देखने गए, फाइट जो लड़ते थे। ही कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन देयर। वहां पर पहुंचकर उन्होंने सारी समस्याओं को इकट्ठा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। एंड रीच टू द कंक्लूजन, और निष्कर्ष पर पहुंचे दैट इट वाज यूजलेस थिंकिंग द चंपारण केस टू बी कोर्ट, कि जो चंपारण केस को कोर्ट में ले जाना क्या है, यूजलेस है। ही फाउंड दैट द पीजेंट वेयर क्रस्ड एंड फियर्स टेकन। उन्होंने पाया कि जो है वो वहां किसान जो है कुचले जा रहे हैं और काफी भय में है। ही रियलाइज दैट द मेकिंग द पीजेंट फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। उन्होंने निश्चय किया कि जो है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से इन किसानों क्या करेंगे, छुड़ाएंगे। वाज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइटिंग देम। उनसे लड़ने की अपेक्षा ये अच्छा था कि उनको कैसे जो है उस ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से वो छुड़ाया जा सके। उनकी समस्या क्या थी, समस्या थी कि वो जो है इलिटरेट थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और जो पढ़े लिखे ना होने के कारण जो लैंडलॉर्ड से वो उनको क्या करते थे, प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित कैसे करते थे कि जो है प्रताड़ित ऐसे करते थे कि जो उनको जो है वो काम जो करते थे, बटाईदार तो जो वो काम करते थे, उनको काम करते तो थे, लेकिन उनको उनके हिसाब का जो है वो नहीं मिल पा रहा था, पैसा नहीं। शेयर क्रापर्स जो थे वो बटाईदार जो थे वो ज़्यादा परेशान रहते थे कि जो काम भी करते थे और जो है उनको उनके हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता था। शेयर क्रापर एंड देयर लैंड, उनकी जमीन भी थी लेकिन जमीन पर अंग्रेजों का कब्जा था, और अंग्रेजों का कब्जा होने के लिए कंपेयर टू प्लांट 15% ऑफ होल्डिंग इंडिगो। इंडिगो की खेती करते थे। इंडिगो मतलब बताया मैंने आपसे कि जो नील के पौधे की खेती करते थे, और लैंडलॉर्ड जो थे उनको जो है वहां पर जमींदार जो थे वो उनको उनका हिस्सा भी नहीं देते थे। यही सब समस्या का वो सामना करते थे।
और सामना करने के बाद जो है वो कहते थे कि मतलब हम खेती करते हैं और हमारी खेती पर जो है किसी और का हक है और हमको केवल 25% मिलता है और सारी जो खेती जो होती है वो जो है दूसरा कोई व्यक्ति लेके चला जाता है। जो किसान जो है वो क्या नाम है लैंडार्स जो लेके चले जाते हैं, ये उन्होंने उसमें बताने की कोशिश की थी। वो ये सब समस्याएं थी क्या नाम है किसानों की कि जो खेती वो करते थे उसका खेती का जो है वो उनको पूरा मूल्य भी नहीं मिल पाता था और जो है केवल 25% ही वो प्राप्त करते थे। वो 25% भी नहीं प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे जो है उन्होंने इसका आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद जो है इसका विरोध किया कि जो नील की खेती के कृषक थे उनको उनका हिस्सा मिले। अब अगला देखिए दिया है, प्रॉब्लम यही थी कि उनको नील की खेती जो किसान करते थे उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको उनका हिस्सा जो है वो सही से नहीं मिल पाता था जो जिसके वो हकदार थे। अब अगला देखिए दिया है, आर करके दिया उसी में, व्हाट डिड द पेडलर कंडीशन टू द वर्ड एज ए ट्रैप। रेड ट्रैप के बारे में जो है वो क्या पेडलर टू थिंक इन फॉलन इनटू रेड ट्रैप लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा द पेडलर स्टोल द क्रॉप 30 करोड़ जो था पेडलर ने क्या किया, चोरी कर लिया फेरी वाले ने। फॉर सेफ्टी इंटर द वुड, और इसके लिए जो है वो लकड़ी में इंटर किया। ही वॉक्ड, वो गया, एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द इंड्स, वो गया और विदाउट इंड पर जाए हुए वापस चला आया। दिस मेड हिम थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, और ऐसा जब किया तो उसको ये मन में सोचा कि जो है क्या है ये जो है बिल्कुल फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, वो एक रेड ट्रैप में क्या हुआ है फंसता चला जा रहा है। तब उसको ये कंसीडर हुआ, एहसास हुआ ये जो था आपको रेड ट्रैप का था। अब अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, डिस्क्राइब डगलस struggle at the pool. What did he do to save his life? तो डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल क्या किया था पूल में, और वाई डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, और उसने जो है वो व्हाट डिड वो मैंने अपनी जान को बचाने के लिए क्या किया। द इंसिडेंट, अब उसका आंसर दिया है, द इंसिडेंट विच नियरली किल डगलस अकर्ड व्हेन ही 10 ईयर ओल्ड। जब वो 10-12 साल का था तो उसके साथ एक घटना घटी थी YMCA पूल की। To get rid of fear of water, he decided to learn swimming at the YMCA pool. YMCA पूल में जो है पानी से जो डर था उसको खत्म करने के लिए उसने ट्रेनिंग को सोचा। वन मॉर्निंग व्हेन ही वाज अलोन एट द पूल, एक सुबह जब वो पूल के पास अकेले था, वेटिंग फॉर अदर, दूसरे की वेट कर रहा था, ए बिग बुली ऑफ द बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। तब तक पीछे से किसी व्यक्ति ने जो है बड़े व्यक्ति ने क्या किया, उसको आके और पीछे से उसको धक्का दे दिया। दो ही वाज प्लान्ड ए स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ, यद्यपि तब उसने जो है एक प्लान बनाया अपने आप को बचाने का। His plan failed, लेकिन उसका प्लान क्या हुआ, फेल हो गया। He went down to the bottom and become panicky, वो बिल्कुल पानी के नीचे चला गया और बिल्कुल नीचे पानी के चला गया जब उसको फेंसा। Thrice he struggled hard to come to the surface, वो कई बार जो है सरफेस से ऊपर आने की कोशिश किया, but failed this time, लेकिन वो बार बार क्या हुआ था, फेल हो जाता था। He was almost drowned into the pool, वो जो है पूल में क्या हुआ था, डूब गया था। He lost his consciousness, वो जो है अचेतन हो चुका था, and felt that he would die, और उसको एहसास हो रहा था कि वो क्या हो चुका है, मर चुका है। Though he was utterly saved, his misadventure developed to him the strong aversion of the water। अब ऐसा ही है जब समस्याएं उसके आगे स्ट्रगल किया, save his life। What did he do to save his life? सेव बचाने के लिए उसने क्या किया, तो बार बार वो जो है अपने ऊपर से क्या करता, ड्रान करके ऊपर आता था, और जब ऊपर आता तो उसके बाद जो है पैर के नीचे से वो ऊपर करता था अपने आप को, लेकिन फिर वो पानी पर क्योंकि वो तैर सकता नहीं था तो फिर वो क्या करता था, नीचे चला जाता था। बार बार उसने कोशिश की लेकिन उसके बाद भी जो है वो ऐसा कर नहीं सका और उसको ये सफलता नहीं मिल सकी, और वो बार बार जो है वो उसने क्या किया, नीचे की तरफ वो चला जाता था, एक्सेल करता था, और अंडर वाटर इनहेल अबाव वाटर। डगलस के यहाँ जो है वो ये समस्या, वो वर्किंग फियर था, जो कि पानी से उसको डर भी लगता था, ये समस्या उसके सामने आई थी। अब अगला देखिए प्रश्न दिया था, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे उनके सामने क्या समस्या आती थी, ये जो है ये प्रश्न अगला दिया था। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री आपको सबसे पहले लेसन वो पढ़ाया गया था आपको
क्या समस्या उनके सामने आती थी, इसके बारे में लिखा है। फिरोजाबाद, अब इसका आंसर देगा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री थी उसमें लोग काम करते थे, वो काम जो करते थे उनको, उनके बारे में, जो उनका जीवन था उसके बारे में वर्णन करना था। तो उसका जीवन था, वर्णन है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल। अब उसका आंसर देंगे कि फिरोजाबाद एक शहर है, भारत उत्तर प्रदेश में है, वो जो है बिल्कुल क्या था, बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध था। एवरी अदर फैमिली इज फिरोजाबाद इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार जो है वो क्या करता था, वही काम करने में व्यस्त था। फैमिली है स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नीचर। भट्टियों के सामने बहुत सारे जो है पीढ़ियां वहाँ खत्म हो चुकी थी। वेल्डिंग ग्लास, उसको ग्लास को जोड़ने के लिए, मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन, और महिलाओं को वो बनाने के लिए। None of them know that it is illegal for children like, उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि जो ये काम कर रहे हैं वो क्या है, इलीगल है। मुकेश टू वर्क इन द ग्लास फर्नीचर विथ हाई टेम्परेचर। वहाँ एक मुकेश नाम का लड़का था जो इस कहानी में है, वो जो है पूरे जो है वहाँ पर भट्टी के सामने काम करता था। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना पानी और बिना एयर, मतलब हवा और लाइट के। दे स्लॉग देयर डे नाइट हावर आफ्टर लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। वो दिन रात वहाँ काम करते थे, और ऐसा करके जो है उनकी आंख की रोशनी क्या हुई थी, खत्म हो चुकी थी। वो जो है डिसएडवांटेज ये सब था उनके जीवन में पड़ रहा था ऐसा करने से। If the law is enforced, it could be get Mukesh and 200 children out of the hot furniture। और वहाँ पर 20 मुकेश के साथ 20,000 लोग थे जो क्या करते थे, वहाँ भट्टियों के सामने जो है, भट्टियों के सामने काम करते थे और ग्लास बनाने का, ग्लास बैंगल्स बनाने का काम करते, जो कि अवैध था। ये सब, ये क्या था, लाइफ ऑफ पीपुल थी, उन लोगों के जीवन की ये शैली थी। वहाँ पर वो काम करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ काम करते थे, बैंगल्स बनाने का काम करते थे। और वो जो काम करने से उनकी आंखों में जो है जो रोशनी थी, उसके वजह से उनकी आंख की रोशनी बीच को क्या हुई थी, चली गई थी। ये सब सारी समस्याएं जो है उनके जीवन में आती थी, और वो लोग तब भी उसके बाद भी, चूंकि वही उनके रोजी रोटी का जरिया था, तो वो लोग काम अपना क्या हुए, करते रह गए। इसका यही जो है आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, रीड द फॉलोइंग इज जैक केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो नीचे वो क्या नाम है, लेसन है पोएट्री का, उस पोएट्री से आपको उत्तर पूछा है कि आपको पोएट्री का जो है, आंट जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस ए सीन, ब्राइट टॉपेज डिनाइज ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बिनाइज द ट्री, दे पेस इन स्लिक चैरिटी सर्टेनली। अब इसमें पहला दिया है कि हाउ डिड जेनिफर टाइगर बिहेव। आंसर लिखेंगे इसका, ऑन जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, पहला हो जाएगा उसमें। दूसरा दिया है, व्हाट डू द टाइगर नॉट फियर द मैन बीनीथ ऑफ द ट्री। इसका आंसर लिखेंगे, द टाइगर आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर ट्री सिंस दे आर बोल्ड फियरलेस एंड स्ट्रांग। क्योंकि वो क्या थे, क्यों नहीं डरते थे, क्योंकि वो टाइगर क्यों नहीं डरते थे, क्योंकि वो तो फियरलेस, निर्भय थे और स्ट्रांग थे और बिल्कुल बोल्ड थे, इसलिए उनको डर यह नहीं लगता था। वहां पर जो लोग खड़े रहते थे, तो टाइगर लोग वहां बीनीथ खड़े भी रहते थे, इसलिए जो उनको टाइगरों को डर नहीं लगता था, क्योंकि वो क्या थे, स्ट्रांग और बोल्ड थे। हाउ डू द टाइगर पेस, उनके जो उनका टाइगर का जो पेस था वो कैसा था, तो दे पेस इन स्लिक चैरिटी सर्टनली। जो स्लिक चिकना था, उसका पेस क्या था, चिकना, स्लिक था, और सर्टेनिटी था। अब अगला दिया है, ये जो था आपको उसका प्रश्न था पोएट्री का। अब अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। किसी एक पोएम का जो है आपको जो है सेंट्रल आइडिया लिखना था, सेंट्रल आइडिया आपको बनाना था। सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ाया गया था कैसे सेंट्रल आइडिया बनाते हैं। इसमें जो है दिया है सेंट्रल आइडिया बनाने के लिए, तो सेंट्रल आइडिया 3 ठो दिया है, ए मदर एट 66, दूसरा था ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और तीसरा था कीप क्वाइट। तो मैं सब में मदर एट 66 का मैं बता दे रहा हूँ आपको, और जो इसी हिसाब से और भी आगे जो है क्यों राइटर बदल के कहानी अलग थी, तो मैं एक का केवल बता दे रहा हूँ, ए मदर एट 66 का। तो ए मदर एट 66 को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसके लेखक कौन है। तो इस मदर एट 66 जो एक कविता थी, इस कविता की लेखक थी कमला दास लिखा थे। क्या इसमें सेंट्रल आइडिया था इसका, दो एजिंग इन नेचर प्रोसेस एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल।
दे बोल रही है, दो एजिंग ए नेचुरल प्रोसेस, जो उम्र बढ़ती जा रही है वो एक क्या है, प्राकृतिक प्रोसेस है। एक द फियर ऑफ सेपरेशन, इसके बाद भी जो लोग जिससे आप प्यार करते हैं उनसे दूर होने का और अपने नज़दीकों से दूर होने का वो क्या है, बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक आपको कष्ट भी होता है कि हम अपने करीबियों से क्या होते हैं, धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। द पोएम टॉक अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, जो पोएट हैं, जो कमला दास हैं, वो ये बताती हैं कि कैसे व्यक्ति जो है वो अकेला पड़ जाता है। दैट एज पीपुल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग ऑफ द गिल्ट विद देयर ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद देयर पेरेंट इन देयर ओल्ड एज। और बुजुर्ग अवस्था में भी जो माता पिता के साथ व्यक्ति रहते हैं उनको जो है ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है वो उसको साझा कर रही हैं, उसके बारे में बता रही हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं। जो एज लोनलीनेस हो जाता है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होने लगता है धीरे धीरे आपको। द पोएम आल्सो एक्सप्लोर द फीलिंग ऑफ मेलचली एंड पेन ऑफ द डॉटर। उसके बाद एक कविता बताती है कि एक पुत्री की उदासी के बारे में, उसके पेन के बारे में बताती है। ए डॉटर एक्सपीरियंस व्हाइल लिविंग द मदर, जब वो अपने माँ को क्या करती है, छोड़ती है। ऑल बाई हरसेल्फ एट द राइप ऑफ ओल्ड एज, वो जो है बिल्कुल अपने अंतिम समय पे रहती हैं। तो पोएट पे जो अब कैसे क्या दिया था इसमें कि जो पोएट थी वो जाती थी कोचीन एयरपोर्ट पर, जा रही थी, फ्राइडे का दिन था, फ्लाइट पकड़ने के लिए। मदर वाज सीटेड बिसाइड ही द कार, जो उसकी माँ थी उनके बगल में बैठी थी। सी वाज 66 ईयर ओल्ड, वो 66 साल की थी। द ओल्ड वुमन स्टार्टेड फीलिंग ड्राउसरी, हिज माउथ रिमेंड ओपन, वो जो महिला थी उनके पास वो बिल्कुल सख्त थी लेकिन उनका मुंह हमेशा खुला रहता था। हर फेस लुक पेल एंड फेडेड, उनका चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था और हल्का पड़ गया था। इट वॉज ग्रे लाइक ऐश, और वो बिल्कुल भूरा पड़ गया था ऐश के जैसे। इट लुक लाइफलेस लाइक अ कोर्स डेड बॉडी, वो ऐसा दिख रही थी जैसे क्या थी, उनका शरीर बिल्कुल निर्जीव हो चुका है। द पोएट बिकम पैनिक, यह देख के बिल्कुल पोएट के मन में क्या थी, भगदड़ मच चुकी थी। सी थॉट दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग, वो सोची कि उनकी माँ जो है अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगी। सी वाज डीपली पेन्ड, उनको आंतरिक तौर पे बहुत कष्ट हो रहा था इस चीज का। द पोएट टर्न्ड हर अटेंशन अवे फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड आउटसाइड, जब उनको देखती थी तो उनको दुख होता था, इसलिए वो जो है क्या करती थी, बाहर देखने लगती थी, बाहर देखने लगती थी। द वर्ल्ड आउट वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, जो बाहर देखती थी तो पूरा लोग जो क्या करते थे, अपना काम दिनचर्या में व्यस्त थे। द यंग ट्री अपीयर लाइक रनिंग बैक एट द फुल स्पीड, जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि पेड़ भी उनके साथ क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। द चिल्ड्रन लुक हैप्पी व्हाइल मूविंग आउट देयर होम, और बाहर देखा उन्होंने तो जो लोग थे वो क्या थे, बिल्कुल लड़के तो वे खुश थे। द पोएट इज द एयरपोर्ट, देयर इज द एयरपोर्ट, वो जो है ऐसा यात्रा करते हुए एयरपोर्ट तक पहुंची। एंड पास थ्रू द फार्मर सिक्योरिटी चेक, और फार्मर सिक्योरिटी चेक को पास करने के बाद द पोएट वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर मदर, जो पोएट थी वो अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी हुई। सी लुक्ड अगेन एंड मदर, वो दोबारा अपनी माँ की तरफ देखी। द मदर वाज वीक एंड पेल, जो माँ थी उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और दुर्बल हो गई थी। लाइक द लेट विंटर मून, जो विंटर मून जैसे होता है वैसे। विच हैड लास्ट इज साइन एंड स्ट्रेंथ, जो अपनी साइन और शक्ति को क्या करता है, खो देता है। The sight of her revived the poet old childhood fear of being away her mother, उनको यही डर था कि अब जो है हमारी माँ जो है हमसे क्या होंगी, चली जाएंगी, जो उन्होंने बचपन में हमारे साथ जीवन बिताया उसके बारे में सोच रही थी। There was no hope of improvement of her condition, उनके स्वास्थ्य में कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं हो रहा था। बट बिफोर बाइंडिंग फॉर फेयरवेल द पोएट जस्ट स्माइल एंड विश टू सी हर ओल्ड अम्मा अगेन, और जब उनको जाने के पहले वो ये देखना चाहती थी कि मेरी अम्मा जो है वैसे ही खुश रहें और मुस्कुराती रहें। ये जो था मदर एंड 66 लेसन का जो है आपको सेंट्रल आइडिया मैं बताने की कोशिश किया। अब अगला देखिए दिया है, 40 वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 40 वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको दिया है। तो जो पहला था ए आर करके दिया था, आर का मतलब मैं सेकंड वाला आपको बता रहा हूं। हु वाज हाना, हाउ डिड शी मीट डॉक्टर सदायो, तो इसका आंसर हो जाएगा हाना वाज सदायोज वाइफ। हाना जो है वो सदायो की पत्नी थी। ही फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका ए प्रोफेसर हाउस, वो सबसे पहले कहाँ मिली थी, अमेरिका में प्रोफेसर हाउस में। दे फेल इन लव, उनको एक दूसरे से प्यार हुआ। सदायो टोल्ड हर फादर अबाउट हाना, सदायो ने जो है हाना के बारे में बताया अपने पिता से। देन देयर मैरिज वेल अरेंज, और उसके बाद उनकी शादी हो गई। इन द ओल्ड जापानीज वे, जापानीज तरीके थे। हाना वाज रियली ए डिवोटेड वाइफ, और हाना जो है वास्तविक तौर पे क्या थी, एक जो है समर्पित महिला थी।
अब अगला देखिए दिया है, हाउ डिड डॉक्टर सदाएव ऑपरेट द वाइट मैन। आर करके दिया है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट वाज इट्स सिचुएशन। तो मैं आपको बी का पहला बता रहा हूँ, तो 11 का ए का हमने सेकेंड वाला बताया और 11 के बी का हम जो है पहला बता रहे हैं आपसे। अब दिया है, हाउ डिड डॉक्टर सदाएव ऑपरेट द वाइट मैन। डॉक्टर सदाएव बाद ओनली इसका आंसर हो जाएगा, हाना फाउंड ए प्रिजनर ऑफ वार वुंडेड। इसका पहले आप मतलब समझिए, हाउ डिड डॉक्टर सदाएव ऑपरेट द वाइट मैन। डॉक्टर सदाएव ने वाइट मैन का कैसे जो है ऑपरेशन किया, तो इसमें लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सदाएव वाज ओनली सन ऑफ हिज फादर। डॉक्टर सदाएव जो अपने पिता केवल एक पुत्र थे। ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। उनको सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी के लिए अमेरिका भेजा गया था। डॉक्टर सदाएव वाज फर्स्ट डॉक्टर एंड देन एनीथिंग एल्स। ही हैज हाना फाउंड ए प्रिजनर ऑफ वार। उनको हाना जो कहाँ मिली, प्रिजनर ऑफ वार में मिली थी। उंडेड एंड ब्लीडिंग, उनको उंडेड घाव लगी थी और उनके खून बह रहा था। द उंडेड मैन वाज एन अमेरिकन, जापान वाज एट वार विथ अमेरिका। अमेरिका जापान में जो वार चल रही थी उसी समय की ये घटना थी। इफ ही शेल्टर्ड ए वाइट मैन ही कुड नॉट अरेस्टेड। अगर वो जो है एक वाइट मैन को शेल्टर देते तो उनको अरेस्ट नहीं करते। इफ ही हैंडेड हिम ओवर टू पुलिस, अगर वो पुलिस को हैंडेड कर देते, ही वुड बी सर्टेनली डाई, तो उनकी निश्चित ही क्या होती, मौत हो जाती। स्टिल ही ब्रॉट द मैन होम वाश्ड हिज वुंड। इसलिए जो है वो वाइट मैन को कहाँ ले गए, अपने घर ले गए और उन्होंने जो उसका क्या किया, उंड घाव को साफ किया जो उनके घाव लगी थी जो वार में। एंड ऑपरेट द प्रिजनर ऑफ वार, और उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। डॉक्टर सदाएव वर्ड ओवरफ्लोड विद द ह्यूमन काइंडनेस। उनका जो है मानवता के जो काइंडनेस था उनके प्रति वो ओवरफ्लो हो रहा था। देयर द अमेरिकन सोल्जर बी अरेस्टेड, ही हैड इलोबरेट अरेंजमेंट फॉर द एस्केप, ही डिड ऑल दिस सेक्रीफाइस। उन्होंने सारे सेक्रीफाइस किए, पुटिंग हिमसेल्फ एंड वाइफ एंड द मैक्सिमम रिस्क। और जो है उनको जो है अपने वाइफ की तरह से या वाइफ उनको बनाया। ही रोज टू द ऑकेजन एंड डिड व्हाट ओनली ए डिवोट डॉक्टर कुड हैव डन इन देयर सर्कमस्टांसेस। उनको जो है अवसर मिला कि इस ऐसी परिस्थिति में भी एक डॉक्टर जो है हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। इस तरह से जो है उन्होंने डॉक्टर सदाएव ने जो ऑपरेट किया जो वाइट मैन था उसका, वाइट मैन का जो है ऑपरेट किया जो वार में आई थी, वार में आया था वो व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ था, उसका उन्होंने क्या किया था, ऑपरेट किया था, उसकी ऑपरेशन किया था जो अरेस्ट हुआ था, और उसके बाद जो है उनकी मदद की थी। ये सारी उनकी क्या थी, खूबी थी। अब अगला देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आपको जो है दूसरा प्रश्न बी वाला बताऊंगा। बी वाला में आपको बताना है, व्हाट डिड द किंग किल द 100 टाइगर। व्हाई डिड द किंग किल द 100 टाइगर। जो किंग था उसने 100वें टाइगर को क्यों मारा। तो लिखा था, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द प्रिंस दैट ही वाज बॉर्न इन द हावर ऑफ बुल। वो हावर ऑफ बुल में उनका जन्म हुआ था। द बुल एंड द टाइगर वाज एनिमीज। और जो बुल है वो और जो टाइगर है वो क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। देयरफॉर ही डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर। इसलिए उनकी मौत किससे आ सकती है, वो टाइगर से ही आ सकती है। तो इसलिए जो है एस्ट्रोलॉजर को ने उसको बताया कि जो 100वां वो टाइगर है उसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। उसने 99 वो उनको मार दिया था। लेकिन जब उनकी मौत होनी थी, 100 टाइगर वाज ब्रॉट फ्रॉम द पार्क चेन्नई, इसके वजह से वहां से उनको ले आ गया, प्रोसेसन निकाला गया कि जब क्योंकि 100 टाइगर्स उनको डर था, 100वें टाइगर को मार दिया गया। इट वर ब्रॉड स्ट्रेटजी द फॉरेस्ट वेयर महाराजा वाज हंटिंग। वहां पर जो एक स्ट्रेटजी की तरीके से उनको हंटिंग करके लाया गया महाराजा के द्वारा। द महाराजा टुक द केयरफुल एम एंड ही द टाइगर फेल इन हीप। द महाराजा बिकम इलेक्टेड एंड किल द 100 टाइगर। वो जो है मरा नहीं, वो बिल्कुल बगल में कहीं हिप में ठहर गया है, फेल हो गया और इलेक्टेड उत्तेजना से उन्होंने 100 टाइगर को मार दिया। आफ्टर ही हैड लेफ्ट द हंटर टू का क्लोजर लुक एट द टाइगर वाज नॉट डेड। लेकिन जब वो वहां से चले गए, लेकिन जो हंटर था उसने नजदीक से देखा तो टाइगर की अभी मौत नहीं हुई थी। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट नो दैट ही हैड मिस्ड द टारगेट। उसने बताया, उसने सोचा कि वो महाराजा को ऐसा बताएगा नहीं कि उसने जो है टाइगर को मारा नहीं है। सो वन ऑफ द 100 टाइगर किल द टाइगर। The dead tiger was taken in procession through the town and buried। और जो डेड टाइगर था उसका जो है ऐसा प्रोसेशन निकाला गया और उसको जो है दफन कर दिया गया। तो वुडन टाइगर था। ए फ्यू डेज लेटर महाराजा सन 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड।
कुछ दिन बाद जो महाराजा का तीसरा बर्थडे मनाया गया लड़के का, द महाराजा ब्रॉट ए वुडन टाइगर फ्रॉम शॉप, महाराजा ने जो है वुडन टाइगर वो लेके आए थे शॉप से, एंड गिफ्ट फॉर हिज बर्थडे, और उसने बर्थडे में गिफ्ट दिया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड, उस दिन जो है बच्चे दोनों खेले और वो राजा खेले विद द वुडन टॉय टाइगर, उस वुडन लकड़ी के टॉय टाइगर से, इन सरफेस और रफ, जो जिसका सरफेस कुलकुला था, रफ था। ऑन ऑफ वन ऑफ दोज नीडल लाइक सिल्वर पेल्सर और महाराजा राइट हैंड, नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड, अगले एक तो उसमें नीडल था, उसमें उस नीडल की वजह से जिनको इन्फेक्शन होता है महाराजा राइट हैंड, दूसरे हाथ में राइट हैंड में, इन 4 डेज 4 दिनों में इट डेवलप इनटू ए सोर इमिनेटिंग पस, और उसमें से क्या करना है, पस निकलने लगता है। उसी जो बनाया गया था ऊन, जो क्या नाम वुडन से बनाया गया था, उसी वुडन जो वो पहनते हैं, तो पहने रहते हैं, जो गिफ्ट दिए गए थे उनको, तो उससे जो पस निकलने लगा। इट स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, वो पूरे आर्म में फैल गया। थ्री फेमस सर्जन वे ब्रॉट फ्रॉम मद्रास, से 3 सर्जन लाए गए। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन दे डिसाइड टू ऑपरेट करने का उन्होंने निश्चय किया कि अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट महाराजा डाइड, ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन जो महाराजा की क्या हुई, मौत होगी। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक हिज फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर, और इस तरह से जो 100वां टाइगर था उसने उसकी क्या किया, राजा से रिवेंज या उसका बदला ले लिया, मतलब उनको मारा। लेकिन मारने के बाद भी जो है जो अंगूठी पहने, उस अंगूठी को जो गिफ्ट दिया था, अंगूठी की वजह से जो है उसमें भी उस तरह का निशान बना था वुडन टाइगर का। वुडन टाइगर की थी अंगूठी थी, वुडन मतलब होता है वो लकड़ी की अंगूठी थी, लेकिन उसमें जो है वो नीचे का हिस्सा कुछ खुरदरा था, खुरदरा होने की वजह से उनके पहने तो उनके पस जम गया, जो पस जम गया तो उसकी वजह से जो है उनका प्रॉब्लम शुरू क्रिएट हुई, और धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि उनकी जो है उस पस के वजह से, उसके वजह से जो है इन्फेक्शन की वजह से जो है उनकी क्या हुई, मौत हो चुकी थी। कह सकते हैं कि 100वें टाइगर की वजह से उनकी क्या हुई, मौत हो चुकी। सभी टाइगरों को माना, ये बोला कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है, वही राजा के साथ हुआ। उन्होंने सभी टाइगरों को 99 टाइगरों को मार दिए, और जो है एक स्वयं जो उनके वजह से जो उन्होंने गिफ्ट लिया था, उसी गिफ्ट में जो टाइगर बना था, उसी टाइगर की वजह से जो है क्या हुई, उनकी डेथ हो गई। तो ये जो था आप लोग को लेसन, ये 12 था आपको, क्वेश्चन 12 नंबर था ये आज आपको पेपर, ये अंतिम प्रश्न था। ये 12th का क्लास 12th का जो यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था, ये अंतिम प्रश्न था, ये आज आप लोग को सॉल्व कराया गया। उम्मीद आप लोग सभी लोग जो है इसको अपने पेपर से मिलान कर लीजिए, और कितने नंबर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छे अंकों से पास होंगे, और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो आपने एग्ज़ाम दिया है, उस एग्ज़ाम में आप जो है अच्छा अंक प्राप्त करके अपने और अपने माता पिता का, सभी लोगों का जो है नाम गर्व से ऊंचा करेंगे। तो ये आज आप लोग को ख़त्म किया गया। टाइगर किंग की जो ये कहानी थी उसके बारे में आपको बता दिया। सारा पेपर सॉल्व है इंग्लिश का, इसमें कहीं से भी कोई भी मैंने टॉपिक छोड़ा नहीं है, सारा टॉपिक को मैंने सारे पेपर को सॉल्व किया है। उम्मीद करूंगा कि आप जो है इसका मिलान करके और अपने प्रश्नों से जो आपने करके आए हैं उसके आप मिलान कर लेंगे, और मिलान करने के बाद आपको जो है ये क्लियर हो जाए कि मैं इतने नंबर आप जो है गेन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी को जो यूपी बोर्ड 12th का एग्जाम दिए इंग्लिश का, या ऑल ओवर जो आप रिजल्ट आएगा, उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा से अच्छा हो, और आप सभी जो है अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर आगे की तरफ बढ़ें। Thanks to all of you and best luck to all of you.